Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our physics syllabus. That is your chapter in front of you. The name is in front of you, current electricity. दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आप इस वक्त स्टैंडर्ड 12 में हो, स्टैंडर्ड 12 में हो मतलब इफ यू आर इन महाराष्ट्र बोर्ड एंड स्टडीइंग दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं आपको बता दूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम का चैप्टर आपने स्टैंडर्ड 11 में ही पढ़ा था, जिसमें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स समझे होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है, राइट. करंट जब फ्लो होता है एक सर्किट में तो क्यों फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग कैसे होते हैं, वो पूरी कहानी आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ी है. तो अब वो सब कहानी तो हम रिपीट नहीं करने वाले, बिकॉज़ अब हम स्टैंडर्ड 12 पे फोकस करेंगे. दैट इज स्टैंडर्ड 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करेंगे और समझेंगे कि कौन से कांसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. आई एम सलमान पीटीवाला, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास, and I'll be dealing with this chapter current electricity. Let's make a start. So दोस्तों पहले इस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं. इंट्रोडक्शन में पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है समथिंग कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉ. ओके, किरचॉफ नाम का एक बहुत महान साइंटिस्ट था. उसने हमें दो लॉ दिए. कितने लॉ दिए? दो लॉ दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में. पहले हम ये दो लॉ से हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. That is, कौन से दो लॉ दिए? सबसे पहले है करंट लॉ. बड़ा महान आदमी था, जाते जाते उसने दो लॉ देते गए. सबसे पहले है करंट लॉ पढ़ना है. दूसरा है हमें सबसे पढ़ना है आफ्टर दैट समथिंग कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ. ओके, तो क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ये पढ़ने के बाद देन वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज व्हीटस्टोन्स ब्रिज. मैं आपको ये बता देता हूं क्या पढ़ना है अभी इस चैप्टर में. ठीक है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज. और एक बार व्हीटस्टोन का ब्रिज पढ़ लिया ना तो उसके बाद उसका फिर एप्लीकेशन देखेंगे. आप उसी का व्हीटस्टोन्स ब्रिज का ही एप्लीकेशन देखेंगे, जगह-जगह कैसे अप्लाई किया जाता है. तो फिलहाल के लिए तो मैं पहले इतना पढ़ाऊंगा. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बन जाएगा. इसके आगे फिर दूसरे कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ्स लॉ. ओके, पर किरचॉफ्स लॉ पे जाने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूं. चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड टू वर्ड्स. दो वर्ड समझते हैं. पहला वर्ड है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, समथिंग कॉल्ड एज अ लूप. लूप किसे कहते हैं? लूप मतलब कुछ ऐसी चीज जो क्लोज्ड हो. फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, राइट. ये क्या है? एक लूप है. लूप है. ओके, ये एक लूप है, राइट. ऐसी चीज जो बंद हो उसे लूप कहते हैं, राइट. सो याद रखो, लूप मतलब समथिंग दैट इज क्लोज्ड. खुला नहीं रहना चाहिए लूप को. लूप तिजोरी की तरह है. क्या घर की तिजोरी में जब आप जेवर रखते हो, पैसे रखते हो, डॉक्यूमेंट रखते हो, क्या तिजोरी की घर की तिजोरी या घर का सेफ खुला रखते हो? या आंसर नहीं सर, हम उसको मस्त ताला वाला दबा के रखेंगे. नहीं मानेंगे तो चोर लेके जाएंगे, बराबर. तो लूप का मतलब होता है एक तरह से तिजोरी पकड़ लो, वो हमेशा क्लोज रहती है, खुली नहीं रहनी चाहिए, क्लोज रहनी चाहिए. ठीक है, ये पहला वर्ड. दूसरा वर्ड मैं आपको समझाना चाहता हूं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज जंक्शन. अब इसके फॉर्मल डेफिनेशन तो लेंगे हम, पर बेसिक पहले समझ लो. जंक्शन का मतलब क्या है? ओके, क्या है ध्यान से सुनो. तो जंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने स्टेशन सुना होगा, कानपुर जंक्शन, मुंबई जंक्शन. जंक्शन का मतलब होता है वहां पर बहुत सारी रेलवे लाइंस आके मिलती है, बराबर. जस्ट इमेजिन कि एक रेलवे स्टेशन है, कानपुर जंक्शन पकड़ लो या मुंबई जंक्शन पकड़ लो, कोई भी स्टेशन पकड़ लो. तो यहां से ट्रेन आई, यहां पर गई, स्टेशन पे आई, फिर कहीं और से ट्रेन आई और कहीं और से गई, बराबर. फिर कहीं और से ट्रेन आई, कहीं और पे गई, राइट. तो एक जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आना जाना बहुत सारी चीजें आ सकती है, बहुत सारी चीजें जा सकती है, राइट. तो सिंपल लैंग्वेज में हमने जंक्शन समझ लिया कि आना जाना, देयर विल बी समथिंग दैट इज इनकमिंग, कुछ इनकमिंग होगा एंड साथ में आउटगोइंग होगा. आना जाना जंक्शन पे लगा रहेगा, राइट. ओके, तो दो वर्ड समझे, लूप जो बंद रहती है, जंक्शन जिसमें आना जाना लगा रहेगा. ठीक है, तो अगर ये दो पॉइंट समझ में आ गए तो लेट्स मेक अ स्टार्ट टू द फर्स्ट कांसेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ. और उस पे सॉल्व एग्जांपल भी देख लेते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. सो मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय
किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, बड़े महान काम किए इन्होंने। करंट लॉ भी कह सकते हैं, करंट रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई कोई बुक्स रूल कहती है, कोई कोई बुक्स लॉ कहती है, ठीक है, फाइन। तो किरचॉफ ने क्या बोला, देखो किरचॉफ ने एक जंक्शन लिया। क्या लिया किरचॉफ ने? एक जंक्शन लिया। तो एक जंक्शन लिया, ओके। अब आप बोलोगे सर एक रेलवे स्टेशन पे, रेलवे जंक्शन पे तो गाड़ी ट्रेन आती जाती है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेन आएगी जाएगी क्या? नहीं, यहाँ ट्रेन नहीं आने वाली। यहाँ करंट आएगा और करंट जाएगा। एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट पे करंट आएगा, करंट जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से इस पॉइंट पे I1 नाम का करंट आ रहा है, ओके, और लेट्स से I2 नाम का करंट जा रहा है, फिर I3 नाम का करंट आ रहा है, I4 नाम का करंट जा रहा है, इस ओके फाइन, और I5 का नाम का करंट आ रहा है, ठीक है। चलो इतना समझ लो पहले। तो इतना बोलोगे सर क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, राइट? I1 आ रहा है, I3 आ रहा है, I5 आ रहा है, I2 और I4 ये दोनों जा रहे हैं, राइट? फाइन। तो इन्हें इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट्स बोलेंगे, ठीक है, फाइन। इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स कह देंगे। सो ये किरचॉफ लॉ है क्या चीज? पहले सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन समझो कि जो भी आने वाला होगा ना, इनकमिंग होगा, उसे हम पॉजिटिव लेंगे। क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन देखो क्या है। साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकमिंग करंट को क्या लेना है? इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है, और बाहर जाने वाला करंट जिसे आउटगोइंग करंट कहते हैं, आउटगोइंग करंट को, बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये समझ लो किसको पॉजिटिव लेना है और किसे नेगेटिव लेना है। व्हाइल राइटिंग द लॉ तक लिखा नहीं है तो आप बोलो कि सर देख के पता चल गया, आने वाले को, इनकमिंग को इसको पॉजिटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, whereas ये तो जा रहे हैं, राइट? जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो इनको नेगेटिव लेना है। तो पहले कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव समझ में आ गया, तो फटक से अभी रूल लगा देंगे। सो रूल क्या है? अब मैं रूल लिखने वाला हूं, लॉ लिखने वाला हूं। क्या कहता है लॉ? तो लॉ कुछ इस तरह से कहता है, द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब मैथ्स में एडिशन को कहते हैं अलजेब्रिक सम, तक 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 सबको मिला देने को कहते हैं अलजेब्रिक सम। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, ओके, at a junction, I'm sorry, yeah, at a junction is zero। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्या कहता है? सब करंट को मिला दिया, सबका अलजेब्रिक सम कर दिया, तो वैल्यू कहां पे? एक जंक्शन पे, तो उसका वैल्यू आएगा जीरो। मतलब मैथमेटिकली इसी चीज को लिखना है ना, तो अलजेब्रिक सम मतलब समेशन का साइन आता है, राइट? मैथ्स में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है आपने। समेशन ऑफ ऑल करंट्स अगर मिला दिया तो इसका वैल्यू आएगा जीरो। समेशन ऑफ ऑल करंट्स का वैल्यू जीरो। तो चलो अप्लाई करते हैं इस लॉ को। तो आप बोलोगे सर शुरू करो, चलो स्टार्ट करते हैं I1 से। तो I1 को तो मैं लिखूंगा पर पॉजिटिव लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा। नेक्स्ट I2 को मैं नेगेटिव लिखूंगा। नेक्स्ट I3 क्योंकि इनकमिंग है तो उसे पॉजिटिव लिखूंगा। I4 क्योंकि नेगेटिव है, आउटगोइंग है, नेगेटिव लिखूंगा, राइट? I5 इनकमिंग है तो पॉजिटिव लिखूंगा, एंड फाइनली आई पुट दिस इक्वल टू 0। ओके, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, चाहे जितने भी करंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम सब मिला दिया तो वैल्यू आएगा उसका 0। क्या वैल्यू आएगा उसका? 0। बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लीन है, कोई टेंशन की बात यहां पर है ही नहीं, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इन दिस केस इज 0। ओके ओके ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। तो अब यहां पर ये I2 और I4, ये I2 और I4 ये क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर जो अंदर आए थे उन सबको पॉजिटिव ले लिया, जो बाहर गए थे उनको सब नेगेटिव ले लिया, राइट? कोई टेंशन ही नहीं है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, या तो एक और टेक्निक है। देखो क्या करने का, जो नेगेटिव है ना उनको RHS पे ले लो। तो ये I1 प्लस I3 प्लस I5 और इस तरफ I2 प्लस I4, तो उस हिसाब से तो सब पॉजिटिव ही हो गए। पर हमने एक नया स्टाइल से लिखा। क्या स्टाइल से लिखा? आप बोलोगे सर LHS पे जितने भी इनकमिंग करंट्स है उनको लिख दिया, RHS पे जितने भी आउटगोइंग करंट्स है उनको लिख दिया। तो इस तरह से भी ये लॉ को लिखा जा सकता है। आप ऐसा लिखो तो भी चलेगा, बेस्ट है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। या तो एक और तरीका है, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट
और मुझे ये अच्छा लगता है, इनकमिंग करंट, आने वाला करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जाने वाला करंट, राइट। ये भी एक तरीका है सेम लॉ को लिखने का, ठीक है। जो जिंदगी में आया है वो जिंदगी में जाएगा, बराबर। जो आया है वो हमेशा क्या यहाँ रह जाएगा, आंसर विल बी नो। जो आया है वो जाएगा। उसी तरह से जो करंट आया है I1 I3 I5, जो आया है I1 I3 I5, that will be equal to जाने वाला करंट, that is I2 and I4। तो जो आया है वो जाएगा, सिंपल सा लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, एक काम करो, इसका नोट करो, then we'll pick up one solved problem based on Kirchhoff's current law। So guys, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आई में से किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। उसके ऊपर सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। 9.1 मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया आपके लिए, तो रीड करो। चलो 9.1 पेज नंबर कौन सा है, 215। लेट्स रीड द क्वेश्चन। The figure shows current in the part of an electrical circuit। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कुछ हमारे पास जंक्शन है, जंक्शन मतलब कुछ पॉइंट्स है, राइट, जहां पर कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। ओके, तो आप बोलोगे सर निकाला क्या, फाइंड द करंट x, मुझे ये करंट x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले काम करो, कौन से करंट का वैल्यू दिया है वो भी देख लेते हैं। उनको का वैल्यू नहीं दिया, राइट, वो भी देखना पड़ेगा। तो मुझे क्या दिया है, और एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम नहीं दिया तो मैं इस पॉइंट को पॉइंट b बोल देता हूं, ठीक है। हमें x निकालना है, याद रखो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो चलो शुरू हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक एक जंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जंक्शन b। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं एट, मैं कहता हूं जंक्शन b। तो हमें पता है इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, राइट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आने वाला कौन, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब जाने वाला करंट। सिंपल है ना, ताकि नेट करंट जो है वो जीरो। तो पॉइंट बी को देखो, तो पॉइंट बी पे कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर I1 आ रहा है, और कौन जा रहा है, यहां से एरो, जाने वाला एरो है I3 और I2, तो जा रहा है I3 प्लस I2, बराबर, क्लियर। अब कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम हियर यू विल से I1 इज 17, वो तो मुझे दिया है। I3 नहीं पता, तो नहीं पता सो नहीं पता। I2 is 3, so 3 ampere equal to I2 या I equal to 3 ampere। Current unit is measured in ampere, right? तो एक काम करो, 3 को इधर ले लो, तो this will be 17 minus 3, this will be I3। 17 minus 3 is 14, this will be equal to I3। So I3 will be nothing but 14 ampere। Okay, fine, I3 will be 14 ampere। Okay, so therefore दोस्तों यहाँ तक हमने I3 निकाल दिया, जो निकाल दिया ना उसको लिख लेंगे। I3 कितना मिल गया, 14 एम्पीयर, ये 14 एम्पीयर, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं, जंक्शन सी पे आते हैं। तो आप बोलोगे जंक्शन सी पे क्या कहानी है, जरा देखो। तो जंक्शन सी की कहानी यहां लिखते हैं, एट जंक्शन सी भाई। अच्छा, एक चीज लिखना जरूरी है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल लिखना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कई बुक्स से केसीएल भी लिखती है, तो भाई किरचॉफ्स करंट लॉ लिखना जरूरी है, ठीक है, केसीएल के हिसाब से। अब जंक्शन सी देखो, आने वाला कौन है, तो आप बोलोगे सर आने वाला 14 एम्पीयर, राइट। इनकमिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बराबर। ओके, तो आने वाला है I3, और कौन कौन आ रहा है, पॉइंट सी पे I4 भी आ रहा है, तो आने वाला है I4 और जाने वाला है I5। ओके फाइन, सो I3 is 14, this is 14 प्लस I4 is 2, I5 नहीं पता, तो this will be 16, 16 will be equal to I5, so मैं therefore लिख सकता हूँ I5 is equal to 16 एम्पीयर। ओके, कोई टेंशन, क्यों टेंशन रहेगा, इतना सिंपल सा चीज तो है, राइट, फाइन। तो उस तरह से हमने क्या कर दिया, यहां तक लिख दिया। अब चलो नेक्स्ट जंक्शन पे चलते हैं। I5 मिल गया, कितना मिल गया I5, 16 एम्पीयर, राइट, जो मिल गया सो लिख दो। अब आते हैं जंक्शन डी पे, तो मैं लिखता हूं एट जंक्शन डी, एट junction D by KCL, Kirchhoff's current law। Okay, Kirchhoff's current law। So again the rule is same, incoming current is equal to outgoing current, बराबर। तो incoming कौन है, तो D पे incoming है I5, तो आप बोलोगे सर I5 incoming है, और outgoing है X, जिसको I6 कहा है, X I6 कहा है, और outgoing है I7। Okay, so I5 is 16, I6 is X, this is plus 9, right, 9 amperes। So from here 9 is तरफ ले लो, तो this will be 16 minus 9 is equal to X,
16 minus 9 is 7. So 7 is equals to x. Therefore x is equals to 7 ampere. Right? X is equals to 7 ampere. Okay? Fine. So with this हमने देखो नीचे यहाँ पर किया है मैंने करंट का वैल्यू निकाल लिया. करंट क्या x का वैल्यू जो मुझे निकालना था मैंने बहुत प्यार से लिखा है. तो कितना सुंदर लग रहा है, राइट? बराबर. सो इस तरह से मैंने एक सॉल्व एग्जांपल भी लिया यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ. चलिए अब आगे बढ़ते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की तरफ. वेरी इंटरेस्टिंग लॉ. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस लॉ. करंट लॉ तो समझ में आ गया ना, किरचॉफ्स. अब देखना है वोल्टेज लॉ. तो करंट लॉ तो बड़ा आसान था, जो आना है सो जाना है, जो आएगा हो जाएगा. इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, सिंपल. अब किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ देखते हैं. तो देखो करंट लॉ तो बड़ा सिंपल था, वहां सिर्फ करंट को ही देखना था. पर यहां पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में तीन चीजों को देखेंगे. कितनी चीजों को देखेंगे? तीन चीजों को. सबसे पहले करंट को देखेंगे यानी I को देखेंगे, रेजिस्टेंस को देखेंगे और साथ में ईएमएफ को देखेंगे. ईएमएफ मतलब E, राइट? अच्छा, करंट तो आपको पता है फ्लो होता है. रेजिस्टेंस कहां से आता है? रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस आता है, राइट? बराबर. और ईएमएफ कहां से आता है? तो ईएमएफ बैटरी से आता है. बैटरी कुछ इस तरह से दिखाई जाती है, राइट? दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो ये तीन चीजें यहां पर देखनी है, ठीक है? अच्छा, तो दोस्तों याद रखो, जब कभी हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस दिखेगा ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बिकॉज़ ऑफ द रेजिस्टर, वो क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ द रेजिस्टर. पोटेंशियल या जिसे V कहा जाता है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V is equals to IR, बराबर. इसको पोटेंशियल कहा जाता है. सो V is equals to IR. और दूसरे दो चीज आने वाली है हमारे सर्किट में. V equal to IR है और दूसरा है EMF. ओके, तो ये लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट. पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? सो द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करो. द algebraic sum, ध्यान से सुनना, the algebraic sum of potential difference okay, algebraic sum of potential difference मतलब algebraic sum of V plus algebraic sum of and किसके साथ algebraic sum करना है मालूम है? algebraic and electromotive force EMF of the cells. Cell मतलब battery, right? In a closed loop is 0. Okay, in a closed loop is 0 of the cell. In closed loop is 0. मतलब ये जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस था, उसके साथ अगर मैं EMF ले लूं तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. Now you know V is nothing but I into R. तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है. This is something called as your Kirchhoff's voltage law. ठीक है? अप्लाई करना सिखाऊंगा, जिस तरह से यहाँ पर कैसा अप्लाई करना सिखाया वैसा यहाँ पर भी सिखाऊंगा. पर अप्लाई करने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन हमें समझना जरूरी है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द साइन कन्वेंशंस. तो देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना, हम चलने वाले, बोलोगे सर चलने वाले? हाँ, मैं सर्किट में चलने वाला हूं, ठीक है? मैं समझाऊंगा मैं कैसा चलूंगा. पहले दो साइन कन्वेंशन सुन लो. तो साइन कन्वेंशंस है यहाँ पर. ओके, साइन कन्वेंशंस. नंबर 1, पहला साइन कन्वेंशन इज फॉर रेजिस्टेंसेस. रेजिस्टेंस के लिए एक साइन कन्वेंशन. बेसिकली रेजिस्टेंस तो करंट साथ में रहते हैं, राइट? ओके, तो याद रखो, व्हेन द लूप is in the same direction of current. आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो? मैं समझाऊंगा. ओके, then potential difference is negative. Then potential difference is negative. मतलब क्या? अगर हम अपनी जो लूप बना रहे हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरा ये सर्किट है. सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, राइट? रेजिस्टेंस देखना है. और इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दिस केस द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड दे दूं, लेफ्ट हैंड साइड दे दूं, इसे राइट हैंड साइड दे दूं, तो आप बोलोगे सर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर?
तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और मेरा जो लूप का पाथ है, पाथ मतलब मैं चल के भी वैसे जा रहा हूं, देखो चल के भी लेफ्ट टू राइट ही जा रहा हूं, ठीक है। सो पाथ को मैं दिखाऊंगा, इसमें मेरा पाथ भी लेफ्ट टू राइट है, ओके, दिस इज माय पाथ। तो आप बोलोगे सर दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो इस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR होता है, राइट। सो हम माइनस IR यहां लेने वाले हैं, क्या लेंगे, माइनस I into R, ठीक है, समझ लो। When the loop is traced or when the loop is in the same direction of current, then potential difference is negative, okay? और इसका opposite क्या होगा, when the loop is in opposite direction of current, correct, अगर opposite direction of current हो, then potential difference is positive। मैं समझाऊंगा, पहले रूल्स अच्छे से ध्यान में बिठा लो। इज पॉजिटिव मतलब क्या, एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। तो आप बोलोगे सर लेट्स से इसी तरह से मेरा सर्किट है, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, पर मैं लूप जो ले रहा हूं, ये मेरा करंट है I, पर मैं लूप अभी इस बार है ना ऐसा ले रहा हूं, उल्टा लूप ऐसा ले रहा हूं, तो ये लूप में ऐसा जा रहा हूं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं। तो इस केस में मैं प्लस IR लूंगा, क्या करूंगा मैं, प्लस IR, ठीक है। तो दो साइन कन्वेंशंस आई होप आपको समझ में आ गए। पहला वाला V is equals to, अगर साइन कन्वेंशन देखा, अगर साथ में चले ना, देखो ध्यान से सुनो, करंट के साथ चला तो, मैं हिंदी में समझा रहा हूं अभी, बहुत इजी लैंग्वेज में, करंट के साथ चला तो नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट चला, राइट, करंट ऐसा आ रहा है, मैं ऐसा जा रहा हूं, करंट के ऑपोजिट चला तो पॉजिटिव, ठीक है। बेसिक रूल हमें यहां पर ऊपर लिख देता हूं, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E is equal to 0, right? Okay, fine। अब दूसरा साइन, ये तो साइन कन्वेंशन मेरे I के लिए हो गया, देखो पहले इतना समझ लो आप, इतना कॉपी कर लो, मैं इतना रहने दूंगा, मैं इतना इरेज नहीं करूंगा, मैं बाकी सब कुछ इरेज कर दूंगा, फिर हम E के जो रिलेटेड यानी EMF के जो रिलेटेड साइन कन्वेंशन है वो समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स